हेलो स्टूडेंट्स, मैं आदर्श शर्मा हाईवे इंजीनियरिंग के चैप्टर नंबर हाईवे इंजीनियरिंग के लेक्चर नंबर 2 में आया हूँ। ठीक है, इसके पहले लेक्चर नंबर 1 में हमने आपको पूरे सिलेबस के बारे में बताया था कि हाईवे इंजीनियरिंग के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आपको पढ़नी है। ठीक है, आज दूसरे लेक्चर में हम आपको बताने वाले हैं मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, ये हाईवे इंजीनियरिंग का ही एक भाग है। इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि कितने तरीके से ट्रांसपोर्टेशन के मोड हो सकते हैं। मोड मतलब होता है तरीका, ट्रांसपोर्टेशन मतलब यातायात। तो यातायात के कितने तरीके हो सकते हैं। ठीक है, तो इसकी अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट ही बात कर लेते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट कि ट्रांसपोर्ट का क्या महत्व है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट के महत्व की अगर आप बात करते हैं तो ट्रांसपोर्ट का काफी ज्यादा महत्व होता है। ठीक है, सबसे पहले क्या है कि विदाउट ट्रांसपोर्टेशन, बिना ट्रांसपोर्टेशन के या बिना ट्रांसपोर्ट के हम एक जगह से दूसरे जगह नहीं जा सकते। ठीक है, पहले के जमाने में क्या होता था, जैसे कि आप जानते हैं, मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा ईमेल का और लेटर का। पहले के जमाने में लेटर भेजे जाते थे, एक से दूसरे जगह भेजे जाते थे, तो 3 दिन 4 दिन 5 दिन या हफ्ते हफ्ते भर लग जाता था। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए कि मुझे दिल्ली से मुंबई लेटर भेजना है तो 1 हफ्ते लग जाते थे। लेकिन आज के समय में ईमेल की वजह से चंद सेकंड भी नहीं लगता है और मेल पहुंच जाते हैं एक से दूसरे जगह। सेम ट्रांसपोर्टेशन, पहले के जमाने में ट्रांसपोर्टेशन में क्या यूज किया जाता था, बैलगाड़ियों को यूज किया जाता था या पैदल आया जाता था। जैसे धीरे धीरे समय बढ़ा, ट्रांसपोर्टेशन के मीडियम बढ़ते हैं। ठीक है, या हम 2 व्हीलर्स की बात करें, 4 व्हीलर्स की बात करें या बाकी सारे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की बात करें जो मैं मेंशन किया हूं। ठीक है, तो सिग्निफिकेंस में सबसे पहला सिग्निफिकेंस क्या है, सबसे पहला सिग्निफिकेंस क्या है, किसी भी कंट्री को चलाने के लिए, किसी भी सिस्टम को चलाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की आवश्यकता क्या है, काफी ज्यादा होती है। ठीक है, दूसरी बात करते हैं, अगर हम एग्रीकल्चरल के फील्ड में आ जाएं तो खाद को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में, जो हमारे बीज बन रहे हैं, उनको खेतों तक पहुंचाने के लिए, खेतों में जो हमारे फाइनल प्रोडक्ट आ रहा है, जैसे आपका धान हो गया, गेहूं हो गया, बाजरा हो गया, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए आप कर सकते हैं, खेतों से उनको मंडी तक पहुंचाने के लिए, फिर उन अनाज को मंडी से गोदाम तक पहुंचाने के लिए, फिर गोदाम से उनको बाकी जगह डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। और भी अगर हम बात करते हैं तो जो भी विकसित देश होते हैं, जैसे आपने चाइना का नाम मैं अगर ले लेता हूं, तो चाइना में आपने सुना होगा कि जो वहां की सड़कें होती हैं कितने लेन की होती है, 60 लेन की सड़कें होती है। 60 लेन का मतलब आप समझ रहे हैं, 60 लेन का मतलब समझ रहे हैं, एट ए टाइम में 60 गाड़ियां एक रोड से जा सकती हैं। ठीक है, हमारे वहां भी लेन का सिस्टम क्या है, हमारे वहां मैक्सिमम जो लेन का सिस्टम है वो कितना है, 8 लेन है। और अगर बेंगलोर की बात करें तो बेंगलोर में मैक्सिमम कितना हमने लेन दिया है, 12 लेन। हमारे यहाँ से 12 से ज्यादा लेन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और चाइना में कितने लेन चल रहे हैं, 60 लेन। चाइना का डेवलपमेंट क्यों नहीं होगा, बिल्कुल होगा चाइना का डेवलपमेंट। ठीक है, चाइना के या किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट में क्या है, ट्रांसपोर्टेशन का काफी बड़ा योगदान होता है। ठीक है, तो किसी भी कंट्री के इकोनॉमिकल ग्रोथ में, फाइनेंशियल ग्रोथ में, ठीक है, इन सब में क्या है, ट्रांसपोर्टेशन का काफी ज्यादा उपयोग होता है। इसके अलावा और देखें तो एक कंट्री से दूसरे कंट्री को जोड़ने के लिए, एक स्टेट को दूसरे स्टेट से जोड़ने के लिए, मेन मार्केट को शहर से जोड़ने के लिए, शहर को गांव से जोड़ने के लिए, ठीक है, इन सारी चीजों के लिए भी इसकी आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो आपने समझा कि सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कितना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो इस चीज को आप अपने माइंड में रखिएगा। हालांकि ये आपसे कहीं पूछा नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी सिलेबस का ही एक पार्ट है, इस वजह से मैं ये चीज आपको बता दिया हूं। जो भी चीजें आप लोग को नोट करनी होंगी, वीडियो को आप पॉज करके नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम आते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम पे। देखिए पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम क्या होता है। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बेसिकली 2 टाइप का होता है। एक वो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है जो गवर्नमेंट के लिए होता है, और दूसरा जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है वो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है, जिसको आम जनता, आम नागरिक, आम लोग यूज करते हैं। ठीक, जैसे मैं नाम ले लूं, मोदी जी का नाम ले लूं, प्राइम मिनिस्टर का नाम ले लूं, या प्रेसिडेंट का नाम ले लूं किसी कंट्री के, तो वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को नहीं यूज करते हैं। क्योंकि वो नहीं यूज कर सकते हैं, बहुत सारे सिक्योरिटी रीजंस हैं, वो नहीं यूज कर सकते हैं। उनको यूज करने के लिए क्या, उनको हम स्पेशल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम यूज करवाते हैं। ठीक है, स्पेशल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, इसीलिए मैंने इस टॉपिक का नाम यहां पे नहीं लिखा था। स्पेशल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम क्या होता है, ये बेसिकली जो वीवीआईपी लोग होते हैं,
वीवीआईपी लोग आप जानते हैं, ये वीवीआईपी लोगों के लिए बेसिकली होता है। आप जैसे कि सुनते होंगे मोदी जी कहीं जाते हैं तो जो उनकी बीएमडब्ल्यू कार है या जो लैंड रोवर कार है वो उनके प्लेन में ही जाती है, और वैसी 22 गाड़ियां जाती हैं, एक दो गाड़ियां नहीं 22 गाड़ियां उनके साथ जाती हैं, और जो वो प्लेन जाता है उस प्लेन का बिल्कुल सिमिलर एक प्लेन उसके पीछे जाता है, जिससे लोगों को ये ना पता चल पाए कि वो किस मोड से ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं। ठीक है, इसीलिए मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या है, काफी ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे समझा होगा कि स्पेशल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के बारे में हम कोई बात नहीं करेंगे, ना हमको इससे मतलब है। हमको किससे मतलब है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के बारे में, जो कि आज हम यहाँ पे देखेंगे। देखिए अब बात करते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की। तो देखिए ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या है, यातायात, और बात किसकी हो रही है, पब्लिक की। तो पब्लिक के लिए अगर हम ट्रांसपोर्ट का सिस्टम बना रहे हैं तो ये कई तरीके से हो सकता है। जैसे पहले हम आ जाते हैं लैंड, दूसरे नंबर पे क्या आ सकता है, वाटर, तीसरे पे क्या आ सकता है, एयर। बेसिकली अभी हम तीन के बारे में ही बात करेंगे, लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट एंड एयर ट्रांसपोर्ट। सबसे पहले बात करते हैं हम लैंड ट्रांसपोर्ट की, वो ट्रांसपोर्ट जो हमारे ग्राउंड सरफेस पे बना हुआ है। ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं, ऐसे ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात कर रहे हैं जो हमारे ग्राउंड सरफेस पे अवेलेबल है, मतलब धरती की सतह पे अवेलेबल है। तो धरती की सतह पे कौन कौन सा सिस्टम अवेलेबल है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं रोड ट्रांसपोर्ट। रोड ट्रांसपोर्ट जिसको आप शुद्ध लैंग्वेज में बोलते हैं हाईवे, आप बोलते हैं ना हाईवे। अब हाईवेज में भी कई सारे टाइप्स के हाईवे आते हैं, वो बात की बात है। अभी बस आप इतना जानिए, रोड ट्रांसपोर्ट के अंतर्गत क्या आता है, हाईवे आता है। दूसरा क्या आता है, रेल ट्रांसपोर्ट आता है, या रेलवे ट्रांसपोर्टेशन आता है। रेलवे ट्रांसपोर्टेशन में बेसिकली क्या आता है, ट्रेन आ गए, ट्रेन के आपने नाम सुना होगा, आपने और किसका नाम सुना होगा, मेट्रो का नाम सुना होगा। दिल्ली में जाते हैं ना, दिल्ली में क्या है, मेट्रो है, चेन्नई में मेट्रो है, नोएडा में मेट्रो है, ठीक है, गुड़गांव में मेट्रो है। तो क्या है, ट्रेन इसमें आ जाता है, मेट्रो आ जाता है। आप मोनोरेल का नाम सुने हैं, मुंबई में आप जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, मोनोरेल मिलेगा, मोनोरेल मिलेगा, इसमें मोनोरेल आ जाता है। ठीक है, ये सारी चीजें आ जाती है। मेट्रो मोनोरेल में बस इतना फर्क है कि मेट्रो का जो गेज होता है वो 2 गेज पे चलता है और मोनोरेल सिंगल गेज पे चलता है। हम आपको आगे बताएंगे, जब रेलवे हम आपको पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि गेज सिस्टम क्या होता है। ठीक है, पाइपवे, पाइपवे आप जानते हैं, आपने हाइपर लूप का नाम सुना है, चाइना ने भी क्या बनाया, हाइपर लूप, चाइना ने भी क्या बनाया, हाइपर लूप। हाइपर लूप आप समझ रहे हैं, हाइपर लूप, हाइपर लूप के अंदर क्या होगा, हाइपर लूप बेसिकली एक लूप बना होगा। जैसे समझ लीजिए कि ये मेरा मार्कर है, मैं इसको छेद कर देता हूं, बिल्कुल अंदर से ड्रिल कर देता हूं। आप फिगर पे ध्यान दीजिए, इस तरीके का एक सर्कल है और इसके अंदर क्या किया गया, एक सिस्टम बना दिया गया, यहाँ नीचे एक सिस्टम लगा दिया गया और इसमें से ट्रेन क्या होगी, मूव होगी। तो इसी सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, हाइपर लूप। हाइपर लूप हम इसको इसलिए बोलते हैं, बेसिकली लूप माने क्या होता है, चैनल जो दोबारा रिपीटेट हो, और हाइपर का क्या होता है, काफी एक्सटेंसिव लेवल पे जाके या काफी हाई लेवल पे जाके। तो अगर हाइपर लूप को हम डिफाइन करें तो इसके अंदर जो ट्रेनें होती है उनकी जो गति होती है वो 300 किलोमीटर पर आवर से लेके 500 किलोमीटर पर आवर तक हो सकती है। आपने सुना होगा जो ट्रेन चाइना में चलती है उसकी स्पीड कितनी होती है, 320 किलोमीटर पर आवर। ये किसकी वजह से पॉसिबल हो पाया है, ये हाइपर लूप की वजह से पॉसिबल हो पाया है। तो इस तरह के सिस्टम को हम क्या कहते हैं, पाइप वेज कहते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हाइपर लूप। बेसिकली हाइपर लूप एक कंपनी है जिसने इसको बनाया है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए लिख देता हूँ। जैसे आपने सुना होगा मैगी का नाम, मैगी एक कंपनी का नाम है, लेकिन लोग मैगी के नाम से बुलाते हैं क्योंकि वो पॉपुलर हो चुका है। ठीक है, इसी तरह हाइपर लूप भी क्या है, पॉपुलर है, तो इसलिए मैं यहाँ पे हाइपर लूप को मेंशन कर देता हूं। आप तुरंत समझ जाइएगा कि हाइपर लूप क्या है। आगे आपका आता है रोपवे। रोपवे या इसको हम दूसरे नाम से भी बुलाते हैं क्या, केबल वेज। बहुत सारे लोग कुल्लू गए होंगे, मनाली गए होंगे, शिमला गए होंगे, वैष्णो देवी गए होंगे, वहां पे आपने क्या देखा होगा, रोप वेज या केबल वेज देखा होगा। बेसिकली एक केबल होता है, एक केबल के सहारे हम क्या करते हैं, पुलिस लगा देते हैं और उस पुली के सहारे हम क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं। ठीक है, उस पुली के सहारे क्या करते हैं, एक हमारा स्ट्रक्चर होता है नीचे, छोटा सा केबिन टाइप का होता है जिसमें 2 लोग या 4 लोग की बैठने की जगह होती है और एक जगह से दूसरे जगह हम उसको क्या कर सकते हैं, मूवमेंट करवा सकते हैं। तो बेसिकली इसको हम क्या करते हैं, इसको हम रोप वे बोलते हैं या केबल वे बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपने समझा कि लैंड ट्रांसपोर्ट क्या होता है। ठीक है, जिसको भी नोट करना है वीडियो पॉज करके ये चीज नोट कर लेगा, मैं इसको इरेज कर रहा हूं। ठीक है ना, इसमें और भी कुछ समझाने वाली चीजें नहीं है, बहुत सिंपल सी चीजें थी। लैंड ट्रांसपोर्ट की बात करें तो रोड,
रेल, पाइप और रोपवेज, ये 4 तरीके के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इसमें आते हैं। ठीक है, ठीक है। अगर हम आगे बात करते हैं वाटर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की या वाटर ट्रांसपोर्ट की, तो आप देखे होंगे लैंड के अलावा वाटर के थ्रू भी ट्रांसपोर्ट होता है। जैसे आपने शिप्स का नाम सुना होगा, आपने किसका नाम सुना होगा? शिप्स का। बेसिकली शिप क्या करती है, एक कंट्री से दूसरे कंट्री चलने के लिए शिप का उपयोग बहुत ज्यादा किया जाता है। अच्छा देखिए, मैं आपको एक चीज और बताऊंगा कि जो मैं पढ़ा रहा हूं रोड के बारे में या वाटर के बारे में या एयर के बारे में, इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है, मैं इस चीज को भी बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं बताऊंगा। ठीक है ना, इस चीज को भी मैं बताऊंगा, क्योंकि अगर मैं इनको खींचूंगा तो काफी लंबा हो जाएगा, काफी बड़ा टॉपिक हो जाएगा। ठीक है ना, बस मैं बहुत छोटे छोटे शब्दों में बता देता हूँ। देखिए लैंड ट्रांसपोर्ट हम वहां पे यूज करते हैं। अच्छा चलिए मैं पूरा खत्म कर लेता हूँ तो मैं आपको बता दूंगा। वाटर ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं तो वाटर ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू पॉसिबल हो पाता है? शिप्स के थ्रू पॉसिबल हो पाता है। अब इसमें 2 तरीके का ट्रांसपोर्ट सिस्टम आते हैं। पहला आपका क्या आता है? सीवेज। अगर हम समुद्र के थ्रू यात्रा कर रहे हैं एक कंट्री से दूसरे कंट्री या एक जगह से दूसरे कंट्री या एक जगह से दूसरे जगह, तो इसको हम क्या बोलेंगे? सीवेज बोलते हैं। दूसरा होता है रिवर कैनाल ट्रांसपोर्ट। ठीक है, जब रिवर में से हम कैनाल को बनाते हैं, रिवर में से हम कैनाल को बनाते हैं और इसको चेक करने के लिए हम किसी ट्रांसपोर्ट सिस्टम का यूज करते हैं, किसी शिप्स वगैरह का यूज करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं रिवर कैनाल ट्रांसपोर्ट। ठीक है ना, क्योंकि भाई रिवर से जो कैनाल जुड़ी है वो कैसी है, किस स्थिति में है, अगर वो हमको चेक करना है तो इसके लिए हम रिवर कैनाल सिस्टम का क्या करते हैं? यूज करते हैं। तो ये चीज आपको क्या करनी पड़ेगी, ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम आगे बात करते हैं सीवेज का, तो सीवेज मैंने आपको बताया सीवेज किसके थ्रू पॉसिबल हो पाता है? शिप्स के थ्रू पॉसिबल हो पाता है। और इसका काम क्या होता है? बेसिकली ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का काम होता है। इसमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम का काम क्या होता है? इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। और कभी कभी क्या होता है, इसका एक और काम होता है, कभी कभी इसमें ट्रेवलिंग का भी काम होता है। कभी कभी ये ट्रेवलिंग का, जैसे आपने टाइटैनिक जहाज के बारे में सुना होगा। टाइटैनिक जहाज बेसिकली क्या था, या फिर आपने और भी अलग अलग तरीके के जहाजों का नाम सुना होगा कि उसमें 7 दिन का पैकेज होता है, 20,000 का पैकेज है या 25,000 का पैकेज है या 2 लाख का पैकेज है, 7 दिन का पैकेज है, और वो आपको क्या करेगा? 2 कंट्री 3 कंट्री या फिर कुछ कंट्रियों के जो स्पेसिफिक जगह होंगे, काफी ज्यादा पॉपुलर जगह होंगे, वो आपको क्या करेंगे? वो दिखाएंगे। ठीक है, तो वो किसके थ्रू पॉसिबल हो पाता है? वो सी के थ्रू पॉसिबल हो पाता है। या तो किसी सामान को एक कंट्री से, जैसे आपने सुना था जब भारत में कोविड आया था तो भारत ने हमें अमेरिका से काफी ज्यादा मदद मांगा था, तो अमेरिका ने काफी सारी चीजें क्या की थी? इंपोर्ट एक्सपोर्ट की थी। तो अगर समय हमारे पास बहुत ज्यादा है, समय बहुत ज्यादा है और पैसा हमको कम खर्च करना है, मतलब हमको इकोनॉमिकल रहना है, तो हम शिप्स का यूज करेंगे। और अगर हमारे पास समय बिल्कुल कम है और पैसा बहुत ज्यादा है तो हम इसका किसका यूज करेंगे? एयर ट्रांसपोर्ट का। और पैसा और समय हमारे पास दोनों, अगर समझो दोनों पर्याप्त है और हमारे पास टाइम भी पर्याप्त है, तो हम किसका यूज करेंगे? लैंड ट्रांसपोर्ट का यूज करेंगे। बेसिकली लैंड ट्रांसपोर्ट में टाइम तो ज्यादा लगता है लेकिन बहुत कन्वीनियंट होता है, एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए बहुत कन्वीनियंट होता है। लेकिन लैंड ट्रांसपोर्ट को हम एक बहुत लंबे दूरी के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। सेम अगर हम बात करते हैं रेलवेज की, तो रेलवेज को हम क्या कर सकते हैं? काफी लंबे दूरी के लिए यूज कर सकते हैं। रेलवे भी क्या पड़ता है हमारा? सस्ता पड़ता है काफी लंबे दूरी के लिए। लेकिन अगर डिस्टेंस बहुत ही ज्यादा है, हद से ज्यादा है डिस्टेंस, तो सबसे सस्ता उसके लिए पड़ता है वाटर ट्रांसपोर्ट। ठीक, और अगर डिस्टेंस काफी लंबा है, जैसे 1000 किलोमीटर, लाख किलोमीटर, तो उसके लिए हम एरोप्लेन यूज करते हैं। जैसे आपको जाना है 20,000 किलोमीटर, तो हम उसके लिए एरोप्लेन ही यूज करेंगे। ये काफी कॉस्टली पड़ता है लेकिन बहुत कम समय में हमको क्या करता है? एक से दूसरे जगह पहुंचा देता है। ठीक है, तो यही सारा इसका डिफरेंस रहा। एक बार फिर मैं आपको अभी समराइज कर दूंगा। तो आगे आते हैं एयर ट्रांसपोर्ट के बारे में। एयर ट्रांसपोर्ट आपने सुना होगा, एरोप्लेन के माध्यम से कर सकते हैं, हेलीकॉप्टर के माध्यम से कर सकते हैं, जो रॉकेट्स आते हैं या फिर जो जेट्स आते हैं, हम उसके माध्यम से क्या कर सकते हैं? एयर ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। बेसिकली एक इंसान को एयर ट्रांसपोर्ट करने के लिए इन्हीं 4 चीजों का यूज किया जाता है। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर जेट से कैसे किया जाता है या रॉकेट से कैसे किया जाता है, तो बिल्कुल जो भी यात्री होती हैं, यात्री होते हैं या फिर यात्री होती हैं,
तो इनको हम क्या करते हैं, रॉकेट और जेट की मदद से पृथ्वी की कक्षा के बाहर ले जाके छोड़ देते हैं, जिससे वो लोग क्या होता है बहुत आसानी से स्पेस में चले जाते हैं रिसर्च करने के लिए, ठीक है ना। तो वो भी क्या है आपका एक तरीके से टाइम ट्रेवल ही हम कर रहे हैं ना, एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं, तो हम इसमें स्पेस में भी क्या कर रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं रॉकेट और जेट्स की मदद से, ठीक। उसी तरह अगर हमको ग्राउंड लेवल से 30,000 या 35,000 किलोमीटर 35,000 मीटर तक उड़ना है तो हम एरोप्लेन का यूज करेंगे, 15 से 20,000 की मीटर की ऊंचाई तक उड़ना है तो हम हेलीकॉप्टर का यूज करेंगे। तो ये सब क्या है आपके, ये सब आपके एयर ट्रांसपोर्ट के एक मीडियम है, ठीक है। आई थिंक आप लोग इतना चीजें समझ रहे होंगे। अब इसके बाद हम आपको बताने वाले हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। बेसिकली देखिए डिग्री ऑफ फ्रीडम होता क्या है, नाम से ही पता चल रहा है आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब है जीने का तरीका या आजादी। आप अगर अपने लैंग्वेज में समझना चाहें तो इसको आप कह सकते हैं जीने की आजादी, ठीक है। कुछ बच्चों को घर पे बहुत स्ट्रिक्ट रखा जाता होगा, कुछ बच्चों को घर पे बहुत ज्यादा फ्रीडम रखा जाता होगा, और कुछ बच्चों को घर पे फ्रीडम भी दिया जाता होगा और साथ में साथ स्ट्रिक्ट भी किया जाता है। तो वही आपका है डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब देखिए डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है। पहला आपका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, दूसरा 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, और तीसरा 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। देखिए अगर कोई गाड़ी मूवमेंट कर रही है तो कभी ना कभी तो किसी ना किसी डायरेक्शन में मूवमेंट करेगी, उनके मूवमेंट करने के आधार पर ही हम क्या करते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम डिसाइड करते हैं। अगर कोई गाड़ी यूनिडायरेक्शनल है, यूनिडायरेक्शनल मतलब वो अगर सीधी रेखा में चल रही है, एक लाइन में चल रही है, एक सीधी रोड पे चल रही है और सीधी रोड पे ही वो चल सकती है, तो उसको हम बोलेंगे वो सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम है। सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम के अंदर कौन कौन सी चीजें आ जाएंगी, जैसे क्या आ जाएगा, जैसे आपका रेल आ जाएगा। रेल में क्या होता है, सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। अगर रेल को एक पटरी दे दिया जाएगा, मेट्रो को एक पटरी दे दिया जाएगा, तो उसी पटरी पे वो आगे जाएगी या उसी पटरी पे वो पीछे आगे, वो मुड़ नहीं सकती है, वो घूम नहीं सकती है। तो रेल वगैरह का एग्जांपल क्या आ जाएगा, 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम में। 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम में कौन सी चीजें आ जाएंगी, 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम में वो चीजें आ जाएंगी जो सीधी तो चल ही सकती हैं, वो घूम भी सकती हैं। जैसे हम लोग की गाड़ियां हो गई, 4 व्हीलर्स हो गया, कार हो गया, ये सब सारी कैसी चीजें हैं, सीधी तो चल सकती हैं लेकिन सीधे चलने के साथ वो मुड़ भी सकती हैं, दूसरे डायरेक्शन में जा भी सकती हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं, 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। मैंने आपको सिंगल डिग्री और 2 डिग्री पढ़ा दिया। 3rd डिग्री की बात करें, उनका मूवमेंट 3 तरीके से पॉसिबल है। जैसे एरोप्लेन आपका सीधे रोड पे भी चल सकता है, टर्न भी कर सकता है और हवा में भी चल सकता है, तो तीनों चीजों में चल सकता है। तो इसलिए एरोप्लेन क्या है, एरोप्लेन में 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब उसमें और भी ज्यादा आपको आजादी होती है। उसको आप रोड पे भी ले जा सकते हैं, ठीक है, रोड पे आगे पीछे ले जा सकते हैं, रोड पे इधर उधर ले जा सकते हैं, उसको यू टर्न दिला सकते हैं, उसको कोई भी टर्न दिला सकते हैं आप। अगर हम बात करते हैं उसको लैंडिंग के लिए, टेक ऑफ के लिए, हर चीज के लिए आप यूज कर सकते हैं, तो उसमें 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ठीक है। उसमें क्या है, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। मैंने यहाँ बगल में लिखा है 1 वे ऑफ मूवमेंट। मूवमेंट मतलब मूवमेंट का एक तरीका हो, 2 वे ऑफ मूवमेंट, मूवमेंट का 2 तरीका हो, 3 वे ऑफ मूवमेंट, मूवमेंट का 3 तरीका हो, ठीक है। आई थिंक आप अब तो यहाँ से काफी सारी चीजें समझे होंगे कि मूवमेंट के आधार पर किस तरीके से ये चीजें की जाती है, ठीक है ना। अब हम कुछ चीजों के बारे में और आपको बताएंगे। अब हमने तो ये आपको इन जनरल बता दिया, अब हम आपको बताएंगे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन इंडिया। भारत में अपने ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम किस प्रकार का है, ठीक है। चूंकि हम भारत में रहते हैं तो हमको भारत से ही मतलब होना चाहिए, ठीक है। तो हम आपको ये बात बताएंगे कि भारत में अपने कितने तरीके के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बेसिकली पब्लिक के लिए यूज किए जाते हैं या फिर नॉर्मल पर्पज के लिए यूज किए जाते हैं। तो अगला टॉपिक आप लोग लिख लीजिए, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन इंडिया या ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन इंडिया, ठीक है ना। ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन इंडिया, ठीक है। देखिए इसमें मुझे कुछ आपको बहुत ज्यादा बेसिक पढ़ाना नहीं है, आप लोग भी लगभग जानते हैं, मुझे बस आपको बताना है। तो अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत में सबसे ज्यादा लगभग 60 से 65% 60 से 65% जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम यूज किया जाता है वो कौन सा किया जाता है, रेलवेज को किया जाता है। वो किसको किया जाता है, रेलवेज ट्रांसपोर्ट को किया जाता है, रेलवे ट्रांसपोर्ट को किया जाता है। अब देखिए मैं बुक के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, तो बुक का एडिशन पुराना भी हो सकता है, बुक का एडिशन नया भी हो सकता है। मैं एक एवरेज आपको बताया हूं कि इतने से इतना % इसका ये चीज किया जाता है, ठीक है। अगर हम रोड ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं, अगर हम किसकी बात करते हैं, रोड ट्रांसपोर्ट की, तो रोड ट्रांसपोर्ट की अगर हम बात करें
तो ये 35 से 40% रोड ट्रांसपोर्ट का यूज किया जाता है, या कहीं कहीं बुक में 45% दिया है, कहीं कहीं बुक में 45% दिया है। आगे हम बात करते हैं एयरवेज की। आगे हम बात करते हैं एयरवेज की। तो एयरवेज हमारा होता है 2 से 4%, 2 से 4% के करीब एयरवेज का यूज किया जाता है, ठीक है। और 1 से 3% के करीब क्या होता है आपका वाटर ट्रांसपोर्ट होता है या वाटरवेज होता है। तो मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको एक बहुत शॉर्टकट तरीके में ये सारी चीजें बता दी कि अपने इंडिया में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूटेड है। सबसे ज्यादा लोग जो डिपेंडेंट है वो किस पे हैं, रेलवे पे हैं, फिर दूसरे नंबर पे रोड पे हैं, तीसरे नंबर की बात करें एयरवेज की है, और चौथे नंबर की बात करें तो वाटरवेज के बारे में। अब हम आपको इसका कंपेयर बता दे रहे हैं, कंपेरिजन बता रहे हैं। अगर हम कॉस्ट की बात करते हैं, अगर हम कॉस्ट की बात करते हैं कि किसका कॉस्ट सबसे ज्यादा आएगा, तो सबसे पहले किसका, मैं इसको 1 2 3 4 नंबर से वो कर देता हूं। 1 नंबर रेलवे है, 2 नंबर रोड है, 3 नंबर एयरवेज है, 4 नंबर वाटरवेज है। तो अगर हम कॉस्ट की बात करते हैं तो सबसे पहला जो कॉस्ट आता है वो 3 नंबर का आता है। 3 नंबर के बाद कॉस्ट किसका आएगा, 2 नंबर का, 2 नंबर के बाद 1 नंबर, और 1 नंबर के बाद 4 नंबर। तो अगर हम कॉस्ट की बात करें तो सबसे ज्यादा जो कॉस्टली होता है वो एयरवेज होता है। एयरवेज के बाद हमारा क्या होता है, रोडवेज होता है, फिर रेलवेज होता है, और चौथे नंबर पे क्या होता है, वाटरवेज होता है। ये हम कॉस्ट की बात करते हैं। अगर हम टाइम की बात करते हैं, अगर हम टाइम कंजम्पशन की बात करते हैं, टाइम कंजम्पशन मतलब टाइम की खपत, सबसे ज्यादा टाइम कौन कंज्यूम करता है, तो सबसे ज्यादा टाइम कौन कंज्यूम करता है, वो हमारा वाटरवेज करता है। मैं इसको इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हूं, आप अंडरस्टूड रहिएगा। चौथे नंबर पे क्या है आपका, सबसे ज्यादा क्या लेता है, वाटरवेज लेता है। वाटरवे के बाद अगर सबसे ज्यादा कोई टाइम लेता है तो कौन सा लेता है, रेलवे लेता है। रेलवे के बाद सबसे ज्यादा कौन सा समय लेता है, तो रोडवे, और रोडवे के बाद सबसे कम समय कौन लेता है, तो एयरवेज। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया, यहाँ कॉस्ट इफेक्टिवनेस बता दिया, या मैं आपको कॉस्ट बता दिया, ठीक है ना, कि किसकी कॉस्ट ज्यादा है, ठीक है ना। दूसरा मैंने क्या बता दिया, टाइम कंज्यूम बता दिया। मैं अगर तीसरा बात करूं, इजीनेस की बात करूं, तीसरा मैं किसके बात करूं, इजीनेस, कि भैया आसानी किसमें है, सबसे ज्यादा आसान कौन सा है, तो सबसे ज्यादा आसान हमारा कौन सा है, 2 नंबर का, तो रोड ट्रांसपोर्ट, रोड ट्रांसपोर्ट के बाद रेलवे ट्रांसपोर्ट, रेलवे के बाद एयरवेज, और एयरवेज के बाद वाटरवेज, ठीक है। ये हमारा इजीनेस है, ठीक है। इजीनेस का मतलब क्या होता है कि किसको कितना कंफर्टेबल तरीके से हम यूज कर सकते हैं, तो हम इजीनेस की बात कर लिए, ठीक है। तो इस टॉपिक में आपने काफी अच्छे से समझा होगा कि किस तरीके से इसका कॉस्ट डिसाइड किया जाता है, टाइम कंज्यूम डिसाइड किया जाता है, इजीनेस डिसाइड किया जाता है। चलिए इसमें हम आपको एक चीज और बता दें, डिग्री ऑफ फ्रीडम बता देते हैं। जब मैंने आपको इतना बता ही दिया है तो एक चीज हम आपको और बता देते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम के आधार पर बता देते हैं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम के आधार पर किसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम सबसे ज्यादा होती है। तो जस्ट मैंने आपको अभी यहाँ बताया, सबसे ज्यादा जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है वो किसमें होती है, एयरवेज में होती है। एयरवेज के अगर हम बाद में बात करें तो 2 और 3 नंबर हमारा आता है, 2 और 3 नंबर हमारा आता है, ठीक है। 2 3 नंबर नहीं आता है सिर्फ और सिर्फ क्योंकि पानी वाली जहाज सिर्फ पानी में ही चल सकती है, रोड पे नहीं चल सकती है, ठीक है ना। कुछ ऐसी जहाजें हैं लेकिन वो बल्क में नहीं है, तो इस वजह से हम उसको एक ही मानेंगे। तो सबसे पहले 3 नंबर आता है, 3 नंबर के बारे में बात करें तो 2 नंबर आता है, फिर 2 नंबर के बाद अगर हम बात करें तो जो हमारा रेलवे और वाटरवेज है वो एक साथ आता है। तो 3 2 1 और 4, ये हमारा क्या हो गया, डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया, कि इस डिग्री ऑफ फ्रीडम के अकॉर्डिंग जो चीजें हैं वो हमारी चलती है, ठीक है ना। तो आपने ये सारी चीजें समझी होंगी। अभी हम क्या बता रहे हैं आपको, बेसिकली एक ब्रीफ समरी दे रहे थे। अभी भी आपका चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ है, चैप्टर आपका तब स्टार्ट होगा जब हम पहला चैप्टर आपका स्टार्ट करेंगे, हाईवे इंजीनियरिंग, तब स्टार्ट होगा। ये अभी आपका इंट्रोडक्शन ही चल रहा था। एक और बहुत छोटा सा टॉपिक है जो कि आपके लिए जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं वो चीज आपको बताता हूं। उसका नाम है बीओटी। आपने बहुत जगह बीओटी का नाम सुना होगा, गवर्नमेंट इस टेक्निक को काफी ज्यादा अपनाती है, बीओटी। देखिए बीओटी का फुल फॉर्म क्या होता है, बीओटी का फुल फॉर्म होता है बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसपोर्ट।
इसको मैं सबसे पहले आपको एक बहुत छोटे से एग्जांपल से समझाना चाहूंगा, फिर मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। जैसे गवर्नमेंट को अगर कोई पुल बनवानी है या गवर्नमेंट को अगर कोई ब्रिज बनवानी है तो सबसे पहले क्या करेगा? गवर्नमेंट खुद तो करेगा नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट के पास एम्प्लॉय ही नहीं है। तो गवर्नमेंट क्या करेगा? उसका टेंडर निकालेगा। जब गवर्नमेंट टेंडर निकालेगा तो डिफरेंट टाइप्स की कंपनियां, डिफरेंट टाइप्स के लोग आएंगे अपना अपना प्रोजेक्ट लेके। जो उसमें सबसे बेस्ट प्रोजेक्ट होगा उसको क्या किया जाएगा? चूज कर लिया जाएगा। जब उसको चूज कर लिया जाएगा तो वो कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी कि एक ड्यूरेशन में, एक लिमिट ऑफ टाइम में वो इस प्रोजेक्ट को पूरा करे। तो गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, पैसा गवर्नमेंट का है, काम प्राइवेट है। तो प्राइवेट आदमी क्या करता है या प्राइवेट कंपनी क्या करती है? किसी भी गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट को ले लेती है, फिर उसको क्या करती है? बिल्ड करती है। फिर उसको क्या करती है? बिल्ड करती है। बिल्ड करने का मतलब उसको बनाती है, ऑपरेट करती है। ऑपरेट करने का क्या सेंस? जो भी उसमें कमी है, जो भी उसकी दिक्कत है, जो भी उसमें एरर्स है, उसको दूर करती है। ऑपरेट करने का मतलब उसको चेक करना भी हो गया, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा कि डीआरडीओ ने एक मिसाइल बनाया था ब्रह्मोस। ब्रह्मोस सुना होगा। ब्रह्मोस 400 किलोमीटर पर आवर की गति से 400 किलोमीटर दूर डिस्टेंस तक ब्रह्मोस चल सकती है। अभी भारत ने कोरिया को भी दिया था, लेकिन वो 120 किलोमीटर रेंज वाला ही दिया था। तो जब अपने भारत में 400 किलोमीटर दूर चलने वाला ब्रह्मोस बनाया, तो क्या वो गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है? तो टोटल डीआरडीओ ने बनाया? नहीं, उसमें डीआरडीओ ने तो बनाया ही बनाया, लेकिन डीआरडीओ ने उसको प्राइवेट कंपनी को भी दिया था। तो प्राइवेट कंपनी ने क्या किया? उसको बिल्ड किया, ऑपरेट किया। ऑपरेट मतलब उसको टेस्ट किया। और तीसरा क्या किया? ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट का मतलब भाई जिस कंपनी ने उस ब्रह्मोस को बनाने का प्रोजेक्ट लिया, उसने उसको बिल्ड किया, बनाया, ऑपरेट किया, सारी तरीके की टेस्टिंग की, सब कुछ किया। और तीसरा क्या किया? फिर गवर्नमेंट को क्या किया? ट्रांसपोर्ट कर दिया। तो इसी को बोलते हैं बिल्ड, ऑपरेट एंड ट्रांसपोर्ट। ये टॉपिक काफी ज्यादा जरूरी है। इस टॉपिक को बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, ठीक है ना। बहुत सारे लोग इसको नहीं जानते हैं। इसमें एक और टॉपिक आता है डीबीएफओ। इसमें एक और छोटा सा टॉपिक आता है, मैं उसको भी बता देता हूं। डीबीएफओ देखिए, डीबीएफओ इसी का एक बड़े लेवल का टॉपिक है। डीबीएफओ डीबीएफओ का मतलब क्या होता है? डिजाइन, बिल्ड, फिर उसके बाद फाइनेंस, और ओ से क्या हो जाता है? ऑपरेट। ठीक, तो मैंने क्या बताया? सबसे पहले वो कंपनी डिजाइन करती है। जैसे मैंने बताया कि गवर्नमेंट क्या की है? डीआरडीओ को डिजाइन की है। लेकिन अगर गवर्नमेंट वो भी ना करती तो प्राइवेट कंपनी क्या करता? वो डिजाइन भी करता, वो बिल्ड भी करता, वो फाइनेंस भी करता, खुद अपने पैसे भी लगाता उस प्रोजेक्ट में, और तीसरा क्या करता? ऑपरेट भी करता। ठीक, और उसके बाद गवर्नमेंट को दे देता, और जितना चार्ज होता गवर्नमेंट से सारा ले लेता। तो इसीलिए गवर्नमेंट क्या करती है कि सिर्फ बीओटी को ही अपनाती है, क्योंकि गवर्नमेंट बड़ी समझदार है। वो आपको कभी ये टेक्निक नहीं बताएगी कि किस टेक्निक से वो चीज बना रही है, ठीक है। तो इसीलिए डीबीएफओ का यूज कम किया जाता है और बीओटी का यूज ज्यादा किया जाता है। आप समझ गए होंगे, बीओटी क्या है? बिल्ड, ऑपरेट एंड ट्रांसफर। डीबीएफओ क्या है? डिजाइन, बिल्ड, फाइनेंस एंड ऑपरेट, ठीक है ना। तो इस चीज को आप काफी अच्छे से समझ लीजिएगा, ये आपके काफी काम की चीजें हैं, ठीक है ना। अब हम यहां से आपका हाईवे इंजीनियरिंग पढ़ते हैं। हाईवे इंजीनियरिंग में जो सबसे पहला आपका चैप्टर आता है वो आता है रोड एंड हाईवेज के बारे में, या आप इसको इंट्रोडक्शन चैप्टर बोल सकते हैं। तो मैं इसको इंट्रोडक्शन नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैं आपको इंट्रोडक्शन के नाम पे 2 दिन पढ़ा दिया हूं, ठीक है ना। तो अब मैं आपको आगे बताने वाला हूं रोड एंड हाईवेज के बारे में, जो आपका चैप्टर नंबर 1 है, ठीक है। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 को देखते हैं। चैप्टर नंबर 1 आपका क्या है? रोड एंड हाईवेज। रोड एंड हाईवेज, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 क्या है आपका? रोड एंड हाईवे के बारे में। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में, किसका इंपॉर्टेंस क्या है।
सबसे पहला हमारा टॉपिक क्या हो गया, इंपॉर्टेंस, इंपॉर्टेंस ऑफ रोड एंड हाईवे, या फिर मैं सिर्फ इंपॉर्टेंस ही लिख दिया हूं। जैसे जस्ट मैंने अभी आपको इसके पहले बताया, किसी कंट्री को सुचारू रूप से चलाने के लिए, वहां की व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए इकोनॉमिकल तरीके से, फाइनेंशियल तरीके से, ठीक है, जिस भी तरीके से हम उसके डेवलपमेंट में मदद कर सके, उस तरीके से एक हाईवे या रोड का होना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक, एग्रीकल्चरल के पर्पज से आप देखना चाहें, बिजनेस पर्पज से आप देखना चाहें, इकोनॉमिकल पर्पज से देखना चाहें, फाइनेंशियल पर्पज से देखना चाहें, जिस भी पर्पज से आप देखना चाहें, उस पर्पज से हम ये बात कर सकते हैं कि रोड एंड हाईवे का एक आम दैनिक जीवन में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो इसलिए इंपॉर्टेंस ऑफ हाईवे इंजीनियरिंग आप समझ गए होंगे ऑलरेडी, वो चीज मैं दो बार आपको बता चुका हूं। ठीक है, अब हम आते हैं आगे रोड्स के बारे में कि भाई एंशिएंट रोड्स, ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ रोड, या फिर आप इसको एक नाम से और बुला सकते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ रोड, एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ, या फिर कभी कभी इसी टॉपिक को दूसरे नाम से बुलाया जाता है, डेवलपमेंट ऑफ रोड। ठीक है ना, इसी टॉपिक को हम कभी कभी क्या करते हैं, दूसरे नाम से भी बुलाया जाता है, डेवलपमेंट ऑफ रोड इन वेस्टर्न कंट्रीज। इस चीज को भी ध्यान रखिएगा, डेवलपमेंट ऑफ रोड्स इन वेस्टर्न कंट्रीज। इसीलिए मैं यहां बीच में और लिख दे रहा हूं, आप लोग यहां से आसानी से समझ जाइएगा कि दोनों टॉपिक एक है। देखिए, जैसे कि आप लोग ने कभी ना कभी अपने लाइफ में सोशल साइंस तो पढ़ा ही होगा, सामाजिक अध्ययन जिसको हिंदी में बोलते हैं। आपने मोहनजोदड़ो का नाम सुना होगा, आपने हड़प्पा की सभ्यता का नाम सुना होगा। तो आप लोग जब उसको पढ़े होंगे तो कहीं ना कहीं आप लोग रोड के डेवलपमेंट के बारे में कुछ ना कुछ जरूर सुने होंगे। ठीक है ना, अगर हम हड़प्पा की बात करें तो 3500 से लेके 3500 से लेके 2500 बीसी तक, और अगर हम मोहनजोदड़ो की बात करते हैं या फिर अगर हम यूरेशियन रोडों की बात करते हैं, ठीक है ना, या एपियन रोड की बात करते हैं, हम पुराने जमाने में किसी की भी बात करें, वहां पे आपने रोड के बारे में जिक्र जरूर सुना होगा। ठीक है ना, लेकिन उस समय जो रोड क्या होती थी, रोड के नाम पे सिर्फ एक मिट्टी की पगडंडी होती थी चलने के लिए, उसमें किसी प्रकार का कोई स्पेसिफिकेशन वगैरह का प्रयोग नहीं किया जाता था। ठीक है, तो मुझे जो रोड पढ़ना है, मुझे जो स्टार्टिंग करना है, सबसे पहले जो रोड का डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ कहां पे हुआ, वेस्टर्न कंट्रीज में। अगर हम वेस्ट की कंट्रीज की बात करें तो सबसे पहले रोड का डेवलपमेंट वहां स्टार्ट हुआ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले जो रोड का हमको डाटा मिलता है, वो किस रोड का डाटा मिलता है, रोमन रोड का, रोमन रोड्स का। रोमन रोड्स आपको पता होगा, रोम कहां पे है आपका, इटली में है। इटली में क्या है, इटली में रोम है। तो रोम के समय में रोम वहां पे क्या थे, रोम वहां पे एक बहुत बड़े वहां के राजा होते थे। ठीक है, जैसे हमारे वहां राजा होते हैं ना, तो वहां पे जो वहां का किंग होता है उसको हम राजा बोलते हैं, या वहां के किंग को ही हम पूरी कंट्री का कार्यभार दे देते थे। तो रोम के समय में जो वहां की रोडें मिली हैं, उन रोडों को हम क्या कहते हैं, रोमन रोड। अगर हम रोमन रोड की बात करते हैं तो रोमन रोड आपका 312 ईसी पूर्व, मतलब 312 बीसी 312 बीसी पहले हमको इस रोड का रिकॉर्ड सुनने के लिए मिलता है। ठीक है ना, 312 ईस्वी पूर्व हमको इस रोड का रिकॉर्ड सुनने के लिए मिलता है कि कैसे ये रोड बनाई गई थी। ठीक है, और कहीं कहीं बुक में ये डिफरेंस भी दिया है, तो आप इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज मत होइएगा। अभी मैं आपको बाद में बताऊंगा कि बीसी का मतलब क्या है और एडी का मतलब क्या है, मैं आपको दोनों चीजों के मतलब को बताऊंगा। ठीक है, तो इनके जमाने में जो 312 बीसी में ये जो सड़कें होती थी, तो इस जमाने में अगर हम सड़कों की बात करें तो सड़क का एक स्ट्रक्चर कैसे होता था, मैं बहुत आसानी से बना देता हूं। सबसे नीचे क्या होता था, सबसे नीचे ये मिट्टी का लेयर होता था। ये किसका होता था, कंपैक्टेड सॉइल का, कंपैक्टेड सॉइल मतलब मिट्टी को कूट के इस नीचे वाले लेयर में भर दिया जाता था। फिर इस ऊपर वाले लेयर की बात करें तो यहाँ पे क्या होता था, कंपैक्टेड रॉक होता था। भाई तब के जमाने में तो गिट्टी का आविष्कार हुआ नहीं था, एग्रीगेट का आविष्कार हुआ नहीं था, तो हम क्या करते थे,
जो हमारे रॉक्स होते थे या चट्टान होते थे, चट्टानों को छोटे छोटे भागों में तोड़ के हम क्या करते थे, यहाँ पे डाल देते थे। तो अब यहाँ पे ऐसे आपको हम कंकर टाइप का कुछ बना देते हैं, जिससे आपको ये आइडिया है कि यहाँ पे क्या होते थे, यहाँ पे कंपैक्टेड रॉक होते थे, ठीक है। और नीचे वाले लेयर में हमारे क्या होते थे, नीचे वाले लेयर में हमारी पूरी मिट्टी भरी होती थी, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, ये पूरी की पूरी हमारी मिट्टी है, सूखी हुई मिट्टी है, उसके ऊपर क्या है, कंपैक्टेड रॉक है। अब उसके ऊपर अगर हम बात करें तो उसके ऊपर हम किसका यूज करते थे, ग्रेवल का यूज करते थे, उसके ऊपर हम ग्रेवल का यूज करते थे। ग्रेवल का जो साइज होता था वो रॉक से थोड़ा सा बड़ा होता था, रॉक से थोड़ा सा बड़ा होता था ग्रेवल, ठीक है। ग्रेवल का मतलब आप समझ रहे हैं, कंकड़ पत्थर बजरी, ठीक है, जो कि किसी भी शेप एंड साइज में मिलता है, तो वो आप हमारा क्या हो गया, ग्रेवल हो गया। और ग्रेवल के ऊपर हम क्या करते थे, बहुत बड़े बड़े पत्थर यूज करते थे। ग्रेवल के ऊपर अगर हम बात करें, इसको मैं इरेज कर देता हूं, ग्रेवल के ऊपर अगर हम बात करें तो यहाँ काफी बड़े बड़े साइज के हम पत्थर यूज करते थे। ग्रेवल के ऊपर यहाँ पे बड़े बड़े साइज के क्या होते थे, पत्थर यूज होते थे। तो बड़े बड़े साइज के रैंडम पत्थर यूज किए जाते थे, ठीक है। बड़े बड़े साइज के यहाँ पे क्या होते थे, पत्थर यूज किए जाते थे। और इन पत्थर के ऊपर क्या किया जाता था, इन पत्थर के ऊपर क्या किया जाता था, जो इन पत्थर के ऊपर क्या किया जाता था, सॉयल या सैंड, सैंड मत लिखिए, सॉयल लिखिए। इसके ऊपर क्या किया जाता था, सॉयल का एक लेयर डाल दिया जाता था, सॉयल का एक लेयर डाल दिया जाता था, और ये रोड बनके तैयार हो जाती थी चलने के लिए। लेकिन जो इस रोड की विड्थ होती, सॉरी, इस रोड की जो डेप्थ होती थी, ये काफी ज्यादा होती थी। अगर हम इसकी डेप्थ की बात करते हैं तो ये 0.75 मीटर से लेके 1.2 मीटर तक जाता था। 0.75 मीटर से लेके 1.25 मीटर तक क्या होती थी, इसकी डेप्थ होती थी। मतलब अगर आपकी जमीन का सतह ये है तो जमीन के सतह से 1.25 मीटर नीचे तक हमारा क्या होता था, इस रोड का कंस्ट्रक्शन होता था। उस समय की जो रोमन सड़कें होती थी वो बिल्कुल सीधे सड़कें होती थी, उनमें किसी भी प्रकार का कैम्बर या किसी प्रकार का ग्रेडियंट या किसी प्रकार का सुपर एलिवेशन नहीं देते थे। इन सारे टेक्निकल टर्म को हम दूसरे चैप्टर में पढ़ाएंगे, तब तक के लिए आप थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखिए कि हम जो जो चीजें बोल रहे हैं उनका क्या मतलब है। इनको हम आपके दूसरे चैप्टर में पढ़ाएंगे, तब आपको को काफी अच्छे से समझ में आएगा। अब देखिए, रोमन रोड को हम क्या अलग नाम से भी जानते हैं, इसको हम एपियन वे के नाम से जानते हैं, इसको हम एपियन वे के नाम से जानते हैं, ठीक है। एपियन वे इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि वहां के जो राजा थे उनका जो नाम था, उनका नाम था एपियन, ठीक है। उनका नाम था एपियन कैस्केडस, एपियन कैस्केडस उनका नाम था। तो उनके नाम पे इस सड़क को हम एक और नाम से बुलाते हैं, एपियन वे के नाम से बुलाते हैं। या एपियन वे को हम इस नाम से भी एपियन वे से बुलाते थे क्योंकि पहले के जमाने में जो इंसान थे वो लंगूरों से मिलते थे, इसलिए लंगूरों को हम ऐप बोलते हैं। तो इस वजह से भी इसका नाम एपियन वे पड़ा। ये दोनों प्रकार के जो मिथ है या दोनों प्रकार की कॉन्ट्राडिक्शन है ये बुक में लिखी है, इसलिए मैंने आपको दोनों चीजें बता दी है कि जो रोम के राजा थे, ठीक है, वो उनका नाम एपियन क्रास्केट्स था तो उसके नाम पे रख दिया गया था, और दूसरा मैंने बता दिया उस समय का जो इंसान तो वो ऐप से मिलते थे तो एपियन वे के नाम से भी हम इसको बुलाते हैं। तो ये दोनों चीजों में कॉन्ट्राडिक्शन है, आप इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा क्या हो गया, रोमन रोड हो गया। रोमन रोड के बाद जो दूसरे टाइप का हमारा रोड आता है, मैं इसको यूज करने के बाद फिर आपको बताता हूं, ठीक है। ठीक है, जो दूसरा टाइप का रोड होता है, पहले मैं आपको एक सोच रहा हूं कि मैं ऊपर सारे रोड के बारे में लिख दे रहा हूं, फिर मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन दूंगा। जो हमारा पहला वाला रोड था वो क्या था, आपका रोमन रोड था, ठीक। दूसरा जो हमारा रोड था, दूसरे वाले रोड को हम बोलते हैं ट्रेसा घाट रोड, ठीक है। दूसरे को बोलते हैं ट्रेसा घाट रोड। तीसरा हमारा आता है जॉन मेटकॉल्फ। पांचवा हमारा आता है जॉन मैकेडो।
और चौथा आता है पियरे ट्रेसागाट, ठीक है, पियरे ट्रेसागाट, पियरे ट्रेसागाट। ठीक है, तो ये आपके चार तरीके के रोड हो गए। सबसे पहला आपका रोड क्या था, रोमन रोड। तो रोमन रोड के बारे में मैंने बात किया क्या कि ये 312 ईस्वी पूर्व बना था, या 312 बीसी, 312 बीसी। अगर हम ट्रेसागाट की बात करें तो 1716 से लेकर 1796 के बीच में, 1716 से लेकर 1796 के बीच में इनका डेवलपमेंट मिलता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम टेलफॉर्ट की बात करते हैं तो टेलफॉर्ट जो है ये 1757 से लेकर 1834 तक, 1757 से लेकर 1834 तक का इनका डाटा मिलता है। मैकडम की अगर हम बात करते हैं तो 1756 से लेके 1836 तक मिलता है। अब इसके बाद आता है आपका जॉन मैकडम के बारे में, ठीक है, जॉन मैकडम के बारे में आता है। तो जॉन मैकडम के बारे में थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन है, क्योंकि जॉन मैकडम जो थे, ठीक है, जॉन मैकडम जो थे वो शुरू से क्या थे, आपके ब्लाइंड थे। तो इनके बारे में रोड का कोई बहुत ज्यादा डाटा नहीं मिलता है, इस वजह से कई सारे बुक में आपको इनका कुछ भी डाटा नहीं मिलेगा। हालांकि ये 1717 से लेके 1795 तक किसी किसी बुकों में इनके बारे में डाटा दिया गया है, लेकिन ठीक है, इनके बारे में कोई ऐसे बहुत ज्यादा वो नहीं है। जॉन मेटकाल्फ के बारे में बहुत ज्यादा आपको डाटा नहीं मिलेगा, और किसी किसी बुक में जैसे आप इसको 1810 ही कर लीजिए, इसको आप क्या कर लीजिए 1810 कर लीजिए, ठीक है ना। तो इनके बारे में क्या है, कभी कभी किसी किसी बुक में डाटा नहीं मिलेगा आपको, मैक्सिमम इन चार का डाटा मिलेगा। अच्छा एक चीज और आप जानिए, अगर आपसे कोई सीरियल पूछता है इनका तो यही सीरियल है। अगर आपसे कोई सीरियल पूछता है कि आप हमको इनका सीरियल बता दीजिए, तो टॉप टू बॉटम यही सीरियल है। सबसे पहले रोमन रोड के बारे में, फिर ट्रेसागाट के बारे में, फिर जॉन मेटकाल्फ के बारे में, फिर टेलफॉर्ट के बारे में, फिर मैकडम के बारे में। रोमन रोड के बारे में हमने आपको सारी चीजें बता दी थी। अब हम आपको ट्रेसागाट के बारे में बताते हैं। तो दूसरे टाइप का जो हमारा यहाँ पे रोड है वो क्या है, वो ट्रेसागाट है, ट्रेसागाट रोड, या फिर इसको हम किस नाम से बुलाते हैं, ट्रेसागाट कंस्ट्रक्शन के नाम से बुलाते हैं, या ट्रेसागाट कंस्ट्रक्शन के बारे में बुलाते हैं, ठीक है। ट्रेसागाट रोड या ट्रेसागाट कंस्ट्रक्शन के बारे में बताते थे, ठीक है। तो ट्रेसागाट जो थे इनका पूरा नाम क्या था, इनका पूरा नाम पियरे ट्रेसागाट था, ठीक है। इनका पूरा नाम की अगर हम बात करते हैं, इनका पूरा नाम क्या था, पियरे ट्रेसागाट, और यह एक इंजीनियरिंग फैमिली से बिलोंग करते थे, ठीक है। यह एक इंजीनियर फैमिली से बिलोंग करते थे, ठीक है। और ये खुद एक इंजीनियर थे जिन्होंने काफी सारा योगदान सिविल इंजीनियरिंग के फील्ड में दिया था, ठीक है ना। सिविल इंजीनियरिंग के फील्ड में इन्होंने क्या किया, काफी ज्यादा इन्होंने योगदान दिया था। अगर हम इनके योगदान की बात करते थे हैं तो ये इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रोड भी थे, ठीक है। ये क्या थे, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रोड, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ, ठीक है। ये क्या रहे थे, आपके इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रोड रहे थे, ठीक है। और इन्होंने सबसे पहले ये बताया, इन्होंने ही सबसे पहले ये बताया कि साइंटिफिक तरीके से रोड का डेवलपमेंट किस तरीके से किया जाए, साइंटिफिक डेवलपमेंट ऑफ रोड, साइंटिफिक डेवलपमेंट ऑफ रोड। तो बस आप ये 3-4 पॉइंट याद रखिए। इन्होंने क्या बताया, साइंटिफिक तरीके से रोड का डेवलपमेंट किस तरह किया जाए। तो सबसे पहले इन्होंने ही बताया था कि रोड का साइंटिफिक डेवलपमेंट किस तरीके से किया जाए, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो रोड बनाया था उसमें इन्होंने क्या किया था, कैम्बर प्रोवाइड किया था, ठीक है। यहाँ आप लिख लीजिए, यहाँ पे इन्होंने क्या किया था, जो रोड बनाया था उसमें कैम्बर प्रोवाइड किया था। कैम्बर प्रोवाइड करने से क्या होता है, जो रेन वाटर होता है वो रेन वाटर सड़क पे नहीं रुकता है और वो बिल्कुल नीचे की साइड आ जाता है, ठीक है ना। तो इनका जो रोड का कंस्ट्रक्शन है वो क्या है, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है ना।
तो मैं इनके रोड कंस्ट्रक्शन के बारे में बता देता हूं, फिर इस लेक्चर को एंड करते हैं। अब आपका ट्रेसागार्ड कंस्ट्रक्शन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ट्रेसागार्ड ने बताया कि जो सड़क होगी उस सड़क में हम क्या करेंगे, कैम्बर प्रोवाइड करेंगे। तो मैं एक सड़क बना रहा हूं, इस सड़क को ध्यान से देखिए। इन्होंने जो सड़क की आकृति बनाई वो कुछ इस प्रकार से बनाई। इन्होंने बीच में क्या किया, बीच में कैम्बर प्रोवाइड किया, बीच में कैम्बर प्रोवाइड किया, और मैं ये मान लेता हूं ये कुछ ऐसे क्रॉस सेक्शन है सड़क का। इन्होंने सड़क को क्या किया, ऐसे 3-4 लेयर्स में बांट दिया। इन्होंने ये बोला कि सड़क के ऊपर की सतह में बड़े पत्थर की आवश्यकता नहीं है। सड़क के ऊपर की सतह में क्या है, बड़े पत्थर की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बड़े पत्थर की आवश्यकता ऊपर नहीं होगी, बड़े पत्थर की आवश्यकता तो नीचे होनी चाहिए, क्योंकि नीचे की तरफ लोड ज्यादा पड़ता है। तो इन्होंने इसको मॉडिफाई करते हुए क्या किया, नीचे बड़े बड़े पत्थर रख दिए, नीचे बड़े बड़े पत्थरों को रखा गया, ठीक है ना। नीचे क्या रखा गया, बड़े बड़े पत्थरों को रखा गया, इसके ऊपर छोटे पत्थर रखे गए, इसके ऊपर क्या रखे गए, छोटे छोटे पत्थर रखे गए। और सबसे जो ऊपर का आपका लेयर आया, इसमें बिल्कुल छोटे छोटे पत्थर रखे गए। इसमें क्या रखे गए, बिल्कुल छोटे छोटे पत्थर रखे गए, कई सारे लेयर्स में छोटे छोटे पत्थर रखे गए, ठीक है। इसलिए मैं इसको डाट डाट से बना लेता हूं, समझ जाएगी। इसमें सबसे छोटे छोटे पत्थर रखे गए कई सारे लेयर्स में, तो ठीक है। इससे क्या हुआ, इधर क्या था, इधर लार्ज स्टोन थे, इधर क्या था, मीडियम स्टोन थे, और सबसे ऊपर की हम बात करें तो क्या थे, बिल्कुल स्मॉल स्टोन थे, या फिर ये चिप्स थे, ठीक है, या फिर ये कैसे थे, चिप्स के टाइप्स के थे। और इन्होंने क्या किया, रोड पे कैम्बर भी प्रोवाइड किया। उस समय रोड पे कैम्बर प्रोवाइड किया, तो उस समय का जो कैम्बर था कोई ऐसे बहुत ज्यादा तो फिक्स नहीं था कि इन्होंने इतना ही कैम्बर प्रोवाइड किया गया था, ना तो उसमें कैम्बर के बारे में कोई बहुत ज्यादा डाटा हमको मिलता है, ठीक है ना। तो इन्होंने क्या किया था, बिल्कुल सेंटर लाइन से क्या किया था, एक कैम्बर प्रोवाइड किया गया था, और दोनों तरफ इन्होंने क्या किया था, नालियों का प्रोविजन दिया था। ये साइड में आपको क्या है, ये साइड में आपकी नालियां हैं, ठीक है ना, इस साइड में आपके नालियों का डिस्क्रिप्शन है। ये आपका क्या है, नालियां या ड्रेन्स है। तो इससे जो भी बरसात का पानी होता वो आके यहाँ से नालियों से निकल जाता, ठीक है। तो ये आपका क्या था, ये आपका ट्रेसागार्ड कंस्ट्रक्शन था, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बस यही ट्रेसागार्ड कंस्ट्रक्शन था। कल के लेक्चर्स में हम जॉन मेटकाल्फ, टेल्फार्ड और जॉन मैकडम के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। थैंक यू।